दोनों कंपनियों में मेजर मुबारक शहीद के सिवा कोई अफसर, सूबेदार या नायब सूबेदार शहीद नहीं हुआ था। दोनों कंपनियों की तंजीम की अहम कड़ियां महफूज रहीं, लेकिन 21 सितंबर से खुदा ने दोनों कंपनियों से कड़ा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया और शहादत की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि अहम कड़ियां टूट टूट कर गिरने लगीं। अब तो अगले मोर्चों की ये हालत थी कि शहीदों की लाशों को पीछे भेजना नामुमकिन हो गया था। जख्मियों को रात के वक्त रिंग रिंग कर रेजिमेंटल एड पोस्ट तक पहुँचाया जाता। 21 सितम्बर अलसुब गोलाबारी की आड़ में और मदद के सहारे दुश्मन की 14 पंजाब रेजिमेंट, जिनमें सिख और डोगरे थे, उन्होंने कैप्टन सगीर हुसैन शहीद की कंपनी पर भरपूर हमला कर दिया। सूबेदार गुलाम रसूल शहीद कंपनी के सेकंड इन कमांड थे। वो कमाल जुर्रत और बेखौफी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सूबेदार गुलाम रसूल शहीद जिला जेहलम के गांव जलालपुर के रहने वाले थे। उनकी चाल में बांकपन और मर्दानगी और गुफ्तगू में ठहराव और उनसियत होती थी। उनकी फितरत में कौमी जज्बा और गैरत इस कदर ज्यादा थी कि जो शख्स उसके इस वस्फ को नहीं जानता था वो उन्हें मफरूर समझ बैठता। सिपाही की नजरी खूबियां और खामियां मैदान जंग में ही बेनकाब होती हैं। उनकी फितरत में कौमी जज्बा और गैरत इस कदर ज्यादा थी कि जो शख्स उनके इस वस्फ को नहीं जानता था वो उन्हें मगरूर समझ बैठता था। सिपाही की नजरी खूबियां और खामियां मैदान जंग में ही बेनकाब होती हैं। सूबेदार गुलाम रसूल शहीद की फितरत के पर्दे वाहगा के मैदान में उठे और आज 16 पंजाब रेजिमेंट में उनका नाम फख्र से लिया जाता है। गुलाम रसूल शहीद 8 सितंबर के रोज दुश्मन पर जवाबी हमले में शामिल थे, जिसमें भारत की रानी पोस्ट पर उन्हीं की कंपनी ने कब्जा किया था। कंपनी कमांडर मेजर नजीर गिल जख्मी हो गए तो सूबेदार गुलाम रसूल ने फौरन कंपनी की कमान संभाल ली। वो बैक वक्त सिपाही भी थे और कंपनी के कायद भी। उन्होंने रानी पोस्ट बलोच रेजिमेंट की एक कंपनी के हवाले की और हुक्म के मुताबिक उनकी कंपनी वाहगा और डुगरई के दरमियान मोर्चाबंद हुई और कैप्टन सगीर हुसैन शहीद ने आकर कमान ले ली। शहादत तक इन मोर्चों पर इंडियन आर्मी ने जितने हमले किए, उनकी पसपाई में सूबेदार गुलाम रसूल ने जिस मुस्तैदी और जुर्रत का मुजाहरा किया और जिस तरह मोर्चों से बाहर निकलकर जवानों के हौसले बढ़ाए, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। वो कंपनी के सबसे आगे वाले मोर्चों में थे। वो शहीदों और जख्मियों को मार के बाद खुद डुगरई गाँव में रेजिमेंटल एड पोस्ट तक ले जाते थे और वापसी पर एमुनिशन के बक्स कंधों पर उठा लाते थे। उन्होंने शहादत तक 40 जख्मियों और शहीदों को पीछे पहुंचाया। उनकी वर्दी ताज़ा खून से लिथड़ी रहती थी। मैदान जंग में जब वो दुश्मन की गोलाबारी में चलते थे तो उनकी चाल में परेड ग्राउंड वाला बांकपन और होंठों पर तबस्सुम होता था। वो 21 सितंबर की सुबह सिखों और डोगरों का हमला रोकते हुए शहीद हो गए, लेकिन हमला पसपाक करके कैप्टन सगीर हुसैन शहीद और सूबेदार रुस्तम बड़ी मुश्किल से उनकी लाश को अगले मोर्चों से पीछे लाए थे। उन्हें शहीदों के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इसी मार्के में बी कंपनी का नायक मोहम्मद अनवर भी शहीद हो गया। मोहम्मद अनवर कश्मीर का एक यतीम बेटा था। वो 8-9 बरस का बच्चा था जब हिंदू फौज के हाथों कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम में मोहम्मद अनवर शहीद के वालिदैन और बहन भाई शहीद हो गए। ये बेआसरा बच्चा तनहा कश्मीर की संगलाख वादियों में छुप छुप कर भागता जाने कितने दिनों बाद पाकिस्तान पहुंचा। उसके सीने में आग लगी हुई थी। वो सारी उम्र के लिए माँ बाप के प्यार से महरूम हो गया था। उससे उसका घर और हसीन वतन भी छिन गया था। वो बचपने की मासूम सी उम्र में ही गमज़दा आदमी बन गया। तसव्वुर किया जा सकता है कि नन्हे यतीम का ज़हन क्या कुछ सोचता रहता होगा। उसने कितने फाके किए होंगे, उम्र की कितनी रातें खुले आसमान तले सोया होगा, खोए हुए प्यार को कहाँ कहाँ ढूंढा होगा। उसकी उम्र 11 बरस थी जब वो पुरानी 14 पंजाब रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर में बॉयज कंपनी में भर्ती हो गया। ये इस रेजिमेंट के अफसरों की एक स्कीम थी जिसके तहत उन्होंने चंदा जमा करके कश्मीर के यतीम बच्चों को पालने का फैसला किया। मोहम्मद अनवर शहीद अपने सीने में जिस आग को दबाए हुए था वो यकलख्त भड़क उठी और वो 11 बरस की उम्र में फौज में भर्ती होकर 13 बरस की उम्र में पुख्ता कार सिपाही बन गया। उस वक्त उसका कद राइफल जितना था। रेजिमेंटल सेंटर की स्कीम के तहत मोहम्मद अनवर शहीद को तालीम दी गई और उसे पंजाब रेजिमेंट में बाकायदा सिपाही की हैसियत से शामिल कर लिया गया। नायक मोहम्मद अनवर शहीद के तबई रुझान की बुनियाद बचपन में ही तैयार हो गई थी। ये बुनियाद बहुत पुख्ता थी क्योंकि उसमें उसके माँ बाप और बहन भाइयों का खून रचा हुआ था। अनवर शहीद के जहन में सारा कश्मीर जलता रहता था। वो लाशौरी तौर पर मिसाली सिपाही बन गया। बटालियन में उसने सारे ही खेलों में महारत हासिल कर ली।
बास्केटबॉल का वो इस कदर अच्छा खिलाड़ी था कि डिवीजन या ब्रिगेड के मुकाबलों के वक्त अनवर शहीद छुट्टी पर होता तो उसे रेजिमेंटल फंड से किराया भेजकर बुला लिया जाता। जब सितंबर 1965 में उसके वतन का गासिब और उसके माँ बाप का कातिल लश्कर लेकर वाहका के मैदान में उसके सामने आया तो अनवर शहीद इस कदर मसरूर था जैसे उसकी तमाम तर ख्वाहिशें एक ही रोज में पूरी हो गई हों। वो उस दुश्मन को खुले मैदान में दूबदू देखने के लिए नन्ही सी उम्र में फौज की बॉयज कंपनी में भर्ती हुआ था। आज वो गबरू जवान था, उसके पट्टे मजबूत और दिल में जुर्रत थी। आज वो अपने माँ बाप के खून का ही नहीं, कश्मीर के हर एक मुसलमान के खून के एक एक कतरे का हिसाब बेबाक करने के काबिल हो गया था। 8 सितंबर की सुबह भारत के हमलावर डिवीजन पर भसीन के मैदान में जो जवाबी हमला किया गया था, नायक मोहम्मद अनवर की सेक्शन उस फोर्स में सबसे आगे थी जिसने भारत की रानी, तूती और शमशीर पोस्ट पर हमला किया था। वो उस वक्त सेक्शन कमांडर था। उसके अफसर बताते हैं कि जिस शिद्दत और तेजी से वो दुश्मन की पूरी पलटन पर टूट पड़ा था, उससे अंदाजा होता था कि अनवर शहीद 18 बरसों से जिन शोलों को सीने में दबाता रहा था, वो शोले उसके बस से बाहर हो गए थे। डोगरई की अगली पोजीशनों में वो जांबाजी से लड़ा और 3 बार रात की लड़ाका गश्ती पार्टी लेकर दुश्मन की पोजीशनों में घुस गया और भारतीयों में ऐसी खलबली मचाई कि उनके अगले हमले की स्कीमें ही तहस नहस कराया। जब दुश्मन का हमला आता तो अनवर शहीद की बेखौफी देखने वाली होती। शहादत के वक्त वो अपने मोर्चों से बहुत आगे आउटपोस्ट पर था जब दुश्मन का एक और हमला आया। उस हमले को पसपा करने में अनवर शहीद ने कैसी शुजाअत का मुजाहरा किया, किसी को मालूम नहीं। उसके साथ ही जो उसके साथ थे अगले ही रोज तमाम के तमाम शहीद हो गए थे, इसलिए उसके आखिरी वक्त की बातें सुनाने वाला कोई न रहा। सेक्शन के जवान उसकी लाश पीछे उठा लाए थे और उसे सूबेदार गुलाम रसूल शहीद के पहलू में शहीदों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। यूं कश्मीर का एक यतीम बच्चा अपने माँ बाप के खून का इंतकाम लेकर पाकिस्तान की दहलीज पर अबदी नींद सो गया। उसका कर्ज अदा हो चुका था। 21 सितंबर के बाद 16 पंजाब रेजिमेंट के इन अगले मोर्चों की कैफियत ये हो गई कि दोनों कंपनियों की तकरीबन आधी नफरी शहीद या जख्मी हो चुकी थी। जो जवान बच गए थे वो मुसलसल लड़ रहे थे। जूं उनके मोर्चे खाली हो होकर शहीदों और जख्मियों के खून से भरते जा रहे थे, उन जवानों का जोश और जज्बा बढ़ता जा रहा था। उनके अब जिस्म नहीं, रूहें लड़ रही थी। देखने से तो वो मिट्टी के भुरभुरे से बुत नजर आ रहे थे, लेकिन वतन की आबरू की खातिर और साथियों के खून का इंतकाम लेने के जुनून से वो आग के बगूले बन गए थे। दुश्मन ने फायरबंदी मनवा कर हमले शदीद और तेज तर कर दिए थे। वो फायरबंदी से पहले लाहौर तक पहुंचने के लिए सरधड़ की बाजी लगा चुका था और 16 पंजाब रेजिमेंट की ए और बी कंपनी के इन बच्चे कुचे जवानों ने शहादत के शौक में अहद कर लिया था कि दुश्मन को इन मोर्चों से आगे नहीं आने देंगे। ये जवान अब इस दुनिया की नहीं, किसी और ही जहान की मखलूक दिखाई दे रहे थे। काश आप उन सरफरोशों को 21 और 22 सितंबर को मोर्चों में देखते। एक कंपनी कमांडर ने मेरे साथ बात करते हुए कहा। उनकी सुर्खी माइल पीली पीली आंखों में कहर उतर आया था। उनके मुरझाए हुए होंठों पर तबस्सुम था। उनके शल जिस्मों में बिजलियां भरी हुई थीं। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी जिंदगी 1 या 2 दिन या चंद घंटे रह गई है। वो किस सुकून से और किस फख्र से वतन की दहलीज पर कुर्बान हुए चले जा रहे थे। वो जिस बांकपन से परेड ग्राउंड में मार्च किया करते थे, उसी बांकपन से मैदान में लड़े और जब शहीद हुए तो उनके चेहरे मोहरे पर और साकिन जिस्मों में वही बांकपन था। लारैब वो अजीम इंसान थे। 21 सितंबर से फायरबंदी तक इन जवानों ने जिस जानिसारी और बेजिगरी से दुश्मन के ताज़ादम ब्रिगेडों का मुकाबला किया, इसकी मिसाल जंगों की तारीख में कम ही मिलती है। 21 सितंबर के रोज इस कदर घुमसान का रन पड़ा कि जवान एक दूसरे के करीब होते हुए भी एक दूसरे को नजर न आते थे। इस सूरत हाल को एक सिपाही ने यूं बयान किया था। हर एक जवान ये समझ बैठा था कि उसके तमाम साथी शहीद हो गए हैं और अब पाकिस्तान की लाज उस अकेले के हाथ रह गई है। इस तरह हम अकेले अकेले आग और फौलाद के तूफान को रोकते रहे। इन दोनों कंपनियों के जो जवान जिंदा हैं, उन्हें कुछ खबर नहीं कि 21 सितंबर खुसूसन 22 सितंबर की रात उनका कौन सा साथी कहां और किन हालात में शहीद हुआ। बाज़ सेक्शनें ऐसी थीं जिनका एक भी जवान जिंदा न रहा, इसलिए इन सेक्शनों के आखिरी वक्त के मार्के की रोएदाद और शुजाअत की कहानियां सरहद की मिट्टी में दफन हो गईं। उनके मुतालिक जो मालूमात फराहम हो सकी वो आखिर में बताई जाएंगी। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात इंडियन आर्मी की 14 पंजाब रेजिमेंट ने कैप्टन सगीर हुसैन शहीद की कंपनी बी पर एक और शदीद हमला किया। दुश्मन की इस बटालियन को कुमक मिल गई थी। ये हमला गोलाबारी के साए में किया गया था। हमलावर डोगरे और सिख थे। बी कंपनी सड़क से दाएं और ए कंपनी से पीछे मोर्चाबंद थी। उसके हथियार मिट्टी से बेकार हो गए थे। जवानों को अब 2 मार के लड़ने पड़े। एक बेकार हथियारों को काम में
بچانے کا مارکا اور ایک دشمن کے خلاف لڑائی کا۔ پیچھے سے تازہ دم کمک پہنچنے کا امکان ختم ہو چکا تھا، کیونکہ دشمن گولہ باری سے BRB سے مورچوں تک کے علاقے کو زد میں لیے رکھتا تھا، جس سے کمک اور سپلائی کے راستے مسدود ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود اگلے مورچوں کے جوان دل جمعی سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی اشارتاً بھی افسروں کو یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ تھک گئے ہیں اور بدلے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے نعروں میں پہلے روز والی گونج اور گرج تھی، اور ان کی مسکراہٹیں روز اول کی طرح جافزا تھیں۔ B کمپنی نے بھارتی پنجاب ریجمنٹ کے حملے کو روکنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن ہتھیار رکتے تھے اور نفری بھی کم ہو گئی تھی۔ دشمن 10-15 گز کے فاصلے تک آن پہنچا۔ اپنا توپ خانہ پوری طرح دھاڑ رہا تھا، لیکن جو دشمن آگے نکل آیا تھا وہ توپوں کی گولہ باری سے محفوظ تھا۔ جب حملے کی پہلی موج مورچوں کے قریب آ گئی تو B کمپنی کے جوانوں نے گرینیڈ پھینکنے شروع کر دیے۔ مشین گنوں کے گنروں نے گولیوں کا چھڑکاؤ اور پھیلا دیا۔ دوگرے اور سکھ مکھیوں کی طرح گر رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے اتنی ہی نفری اور چلی آ رہی تھی۔ بھارتی کمانڈر انسانوں کی بے دریغ قربانی دے کر لاہور پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ دشمن کی فائر پاور بہت ہی زیادہ تھی۔ آگ برساتے ہوئے انسانوں کا طوفان بڑھتا چلا رہا تھا، جسے روکنے کے لیے پاکستانی مورچوں میں 70-80 جوان تھے۔ جب یہ طوفان گرینیڈوں سے بھی رکتا نظر نہ آیا تو مری کے گاؤں ڈھانڈا کا رہنے والا حوالدار محمد اشرف، کوہاٹ تحصیل ہنگو کے رہنے والا بگاتوں کا رہنے والا حوالدار نور الرحمان، راولپنڈی کے گاؤں پریال کا رہنے والا لانس نائک نجیب علی، کوہاٹ تحصیل ہنگو کے گاؤں کا رہنے والا حوالدار نور الرحمان، راولپنڈی کے گاؤں پریال کا رہنے والا لانس نائک نجیب علی، کوہاٹ تحصیل ہنگو کے گاؤں رتیاں کا رہنے والا سپاہی حسن رضا، میاں والی کا رہنے والا سپاہی عبدالستار نیازی، تحصیل گجر خان ضلع راولپنڈی کے گاؤں سرخرو کا رہنے والا لانس نائک حوالدار غلام مہدی اور ضلع کیمبل پور کا رہنے والا لانس نائک عبداللہ مورچوں سے باہر آ گئے اور دشمن پر گرینیڈ پھینکنے لگے۔ دشمن کی اسٹین گنیں اور رائفلیں بے پناہ فائر کر رہی تھیں۔ ان پاکستانی جانبازوں نے جانے کتنے بھارتیوں کو ڈھیر کر دیا، لیکن وہ کھلے فائر کے سامنے کھڑے جنونی کیفیت میں گرینیڈ پھینک رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ آخر ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حوالدار نور الرحمان کے کندھے میں گولی لگی، لیکن وہ گرینیڈ پھینکتا رہا۔ اسے خون بہہ جانے کا کوئی خیال نہ تھا، نہ درد کا احساس تھا۔ اسے صرف ایک احساس دیوانہ بنائے ہوئے تھا کہ وہ لاہور کی دہلیز پر لڑ رہا ہے اور دشمن سرپران پہنچا ہے۔ وہ فائر بندی سے چند گھنٹے پہلے زخمی کندھے سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ 21 ستمبر سے فائر بندی تک جو جانباز شہید ہوئے ان کا تفصیلی تذکرہ آخری باب میں ہوگا، تاکہ اس آخری مارکے کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ دشمن کا تمام تر زور B کمپنی پر تھا۔ کیپٹن صغیر حسین شہید نے A کمپنی کمانڈر میجر امیر افضل خان کو پیغام بھیجا کہ دشمن مورچوں میں آ گیا ہے، میرے سر پر فائر کرو، ہماری پرواہ نہ کرو۔ یاد رہے کہ A کمپنی کے مورچے سڑک کے بائیں طرف اور B کمپنی سے آگے تھے۔ یہ پیغام ملتے ہی میجر افضل خان نے اپنی کمپنی کے مشین گنوں کے گنروں کو کیپٹن صغیر حسین شہید کا پیغام سنا کر انہیں انتہائی تیز اور پھیلا کر فائر کرنے کی ہدایت دی۔ نائک نجیب گل، نائک نون بادشاہ اور لانس نائک حیدر علی نے مشین گنوں کے منہ پیچھے کر لیے۔ ان مشین گنوں میں ایک گن بھارتیوں سے چھینی ہوئی تھی۔ یہ تینوں مشین گن کے فائر کے ماہر تھے۔ انہوں نے رینج کا اندازہ کر کے اندھیرے میں B کمپنی کے مورچوں سے ذرا ہی اوپر بوچھاڑیں فائر کرنی شروع کر دی۔ یہ فائر بے حد خطرناک تھا۔ سود برابر غلطی اپنے ہی جوانوں کو ختم کر سکتی تھی، لیکن ان پاکستانی گنروں نے ایسے وقت میں جبکہ ان کے اپنے سر پر موت دندنا رہی تھی، کمال حاضر دماغی سے فائر کیا اور بال برابر لغزش نہ کی۔ ذرا دیر بعد کیپٹن صغیر حسین کا پیغام آیا کہ فائر کامیاب ہے اور B کمپنی کے مورچوں کے سامنے دشمن کی لاشوں کے انبار لگ گئے ہیں۔ کیپٹن صغیر حسین شہید نے یہ پیغام بھی دیا کہ حملہ رک گیا ہے، دشمن کا زور ٹوٹ گیا ہے، لیکن دشمن پسپا نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ اب دشمن مشکل سے پیچھے ہٹے گا، رابطہ ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، اس لیے نعرے لگاتے رہو تاکہ پتہ چلتا رہے کہ مورچوں میں جان باقی ہے۔ جوانوں نے مسلسل نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ مارکا کوئی 1.5 گھنٹے جاری رہا اور دونوں طرفوں کو ادھموا کر گیا۔ جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستانی مورچوں میں کبھی کی جان ختم ہو چکی تھی۔ یہ غیرت مند پاکستانی تھے جو روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ یہ حب الوطنی اور فرض شناسی کا ایک بے مثال مظاہرہ اور کرشمہ تھا، جس نے تاریخ اسلام میں نئی جان ڈال دی۔